नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीएस क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा सूफी संतों का, भक्ति संतों का आंदोलन जो चला। उसके बाद हम लोग मुग़ल आक्रमण तक पहुँचे थे। मुग़ल आक्रमण जब हुआ तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा के युद्ध 1529 के बाद बाबर ने भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना की। और इसके साथ ही शेर शाह सूरी के नेतृत्व में अफ़गानों की सत्ता उभर रही थी। और शेर शाह सूरी ने जहां वो बाबर के साथ कुछ युद्धों में भाग लेकर उसकी युद्ध कौशल का ज्ञान प्राप्त किया, वहीं घाघरा के युद्ध में उसके विरुद्ध में लड़ा था। यद्यपि बाबर ने उसको क्षमा कर दिया था, ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बाद में 1531 से लेकर के 30 के दौरान शेर शाह ने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए चौसा और बिलग्राम के क्रमशः 39 और 40 के युद्ध में शेर शाह हुमायूं को पराजित कर भारत से खदेड़ दिया। और 1540 से लेकर 1545 के इस 5 साल के पीरियड में उसने अद्वितीय कार्य किए, किंतु उसका शासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। उसके बाद आने वाले उसके उत्तराधिकारी कठोर शासन किया, जिसके फलस्वरूप साम्राज्य टूटता चला गया। और हेमचंद्र ने 1556 में उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया और भारत का 14वां विक्रमादित्य बना। इसे भारतीय साम्राज्य का अंतिम सूर्य कहा जाता है। चलो देखते हैं कि शेर शाह का कैसा का टाइम पीरियड रहा। तो शेर शाह का सामान्य परिचय देख लेते हैं। शेर शाह का जो जन्म होता है 1486 ईस्वी में, कहीं कहीं 1483 भी मिलता है। ये नारनौल जगह पर पैदा हुआ था, जो वर्तमान में हरियाणा में पड़ती है। इसके पिता हसन कासूर सहसराम खवासपुर तथा टांडा के इक़्तादार थे। इक़्तादारी प्रणाली हम लोग पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश के समय थी। जैसे जागीर होती वैसे इक़्तादारी होती है। इसके बचपन का नाम फरीद था। इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। यद्यपि इसके पिता से इसकी बनती नहीं थी और ये जल्द ही अपने पिता का घर छोड़कर जौनपुर चला जाता है, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करता है। मुख्य रूप से सैन्य शिक्षाएँ प्राप्त करता है। इसकी रुचि होती है घोड़े दौड़ाने और युद्ध कौशल को सीखने में। बिहार के शासक जलाल खां नोहानी के पुत्र बहार खां का ये दोस्त रहा और उसके साथ एक बार युद्ध करते हुए और शिकार करते हुए इसने एक बार शेर को अपने हाथों ही मार दिया था। उसी ने बहार खां ने इसका नाम शेर खां रख दिया था। पर इससे शेर खां बनाने वाला जो इसका नाम है वो है बहार खां। बहार खां मोहम्मद शाह नोहानी के नाम से जब सुल्तान बनता है तो इसकी स्थिति और भी मजबूत हो जाती है और यह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता रहता है। कुछ ही समय पश्चात मोहम्मद शाह नोहानी यानी बहार खां इसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है। जो सुल्तान होता है बिहार का, उसकी पत्नी दूदू, उसका एक अल्पवयस्क पुत्र होता है दूदू का, जिसका संरक्षक इसे यानी शेर शाह को नियुक्त करती है। और कुछ समय पश्चात उसकी संपत्ति को ये हथिया लेता है और बिहार का सुल्तान बन जाता है। सूरजगढ़ जो बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे इसने 1535 में युद्ध किया और लॉर्ड मलिका से विवाह करके अपार संपत्ति प्राप्त करता है। इसी युद्ध में 1535 के युद्ध में ये हजरत आला की उपाधि धारण करता है नुसरत खां को पराजित करके। फिर ये अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नसीर खां नोहानी की विधवा गौहर गोसाई से विवाह करता है और कुछ संपत्ति प्राप्त कर लेता है। इसी तरह बायजीद फार्मूली की विधवा फतह मलिका से भी विवाह करता है, उसकी संपत्ति प्राप्त करता है। चुनार का युद्ध 1527 में हुआ, जिसमें चुनार का दूसरा घेरा है। जब ये बंगाल पर आक्रमण करने जाता है शेर शाह सूरी, उसी दौरान हुमायूं चुनार का दूसरा घेरा डालता है और 6 माह घेरे रखने के बाद कुतुब खां जो शेर शाह का पुत्र है पराजित हो जाता है और भाग जाता है। इसी दौरान ये बंगाल को जीत लेता है। बंगाल को जीतकर लौटते समय जब हुमायूं लौट रहा होता है तो चौसा के निकट कर्मनासा नदी के तट पर कर्मनासा नदी बिहार में है। कर्मनासा नदी के तट पर, ये गंगा की सहायक नदी है कर्मनासा, इसी के तट पर
हुमायूं से इसका युद्ध होता है और हुमायूं पराजित हो जाता है, गंगा नदी में कूद जाता है। उसे निजाम नामक भिश्ती बचाता है। तो निजाम भिश्ती से कहता है हुमायूं कि मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा, तुम मुझे बचा लो। तो हुमायूं निजाम भिश्ती बोलता है अपनी जान बचाओ, मेरी जान के चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम कौन हो। तो बताता है कि मैं दिल्ली का सम्राट हूँ, बादशाह हूँ। तो कहता अपने को औकात नहीं देखते, बताते दिल्ली के सम्राट हूँ। तो कहता नहीं, जब मैं बनूंगा तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तो निजाम भिश्ती को हुमायूं एक दिन का बादशाह बनाता है और ये चमड़े के सिक्के चला देता है। फिर 1 साल बीतता है। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध निकट गंगा नदी के तट पर फिर से युद्ध होता है और इस युद्ध में हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हो जाता है और ईरान की तरफ पलायन कर जाता है। अब शेर शाह के लिए साम्राज्य कंटक हो गया था और उसके लिए कोई कांटा नहीं बचा था। 1545 तक ये निरंकुश शासन करता रहता है और कई सारे क्षेत्र जीतता है। इसी दौरान 1545 ईस्वी के कालिंजर अभियान के दौरान ये उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चला रहा था। ये गोला फेंकने वाला अस्त्र होता है और ये चुनार का जो कालिंजर का जो किला है, इतनी मजबूत इसकी दीवारें हैं, इसकी दीवार से गोला टकराता है और लुढ़क कर इसके पास पड़े बारूद के गोलों के पास आकर फट जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले 1544 में जब मारवाड़ पर आक्रमण करता है, जहाँ शासक मालदेव होते हैं, वहाँ पे जब आक्रमण करता है तो वहाँ जैता और कुप्पा 2 महान वीर योद्धा थे जिन्होंने बहुत सारी अफ़गान सेना को मार गिराया था। उसकी वीरता को देखते हुए ये कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में हिंदुस्तान का साम्राज्य गंवा दिया होता। तो इस प्रकार से इसकी 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है। अब देख लिया जाए इसकी राजस्व व्यवस्था क्या है। यद्यपि इसके प्रशासन व्यवस्था की बात की जाए, इस पर छुटा हुआ है। प्रशासन इसका केंद्रीकृत होता है, जिसमें सारा, अगर हम मध्यकाल की बात करेंगे तो सारी शक्तियां जो होती हैं सुल्तान के पास होती हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियों का प्रधान यही होता है। मुख्य सेनापति यही होता है। कठोर केंद्रीकृत शासन प्रणाली स्थापित करता है। अपने साम्राज्य को सिख या सरदारों में बांटता है, सरकारों में बांटता है। सिख या सरकार जो होती है जिले के समान होती है, जिले में बांटता है और इन जिलों को परगने में बांटता है। परगना शासन की मूल इकाई थी, ये मूल इकाई है परगना शासन की। इस प्रकार से केंद्रीकृत शासन चलता है। गांव के स्तर पर मुकद्दम मुख्य अधिकारी होते थे। इसकी राजस्व व्यवस्था में 2-3 क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे शेर शाह सूरी की जो प्रणाली थी मसाहत या जब्त। मसाहत या जब्त जो थी अलाउद्दीन खिलजी के समय से चल रही है। ये भू पैमाइश के आधार पर थी। इसको कठोरता से लागू करता है। 10 वर्षों के अंतर पर 10 वर्षों की जो औसत लगन फसल उत्पादन होता है, उसी के आधार पर 1/3 इसने कर वसूला और 10 वर्षों की जो औसत फसल दर है उसको राई कहा जाता था। उस समय राई कहा जाता था। भूमाप के लिए इसने सिकंदर लोदी द्वारा चलाए गए गजे सिकंदरी का ही प्रयोग किया तथा सन की डंडी का प्रयोग करता है। सन की डंडी जो पटसन होता है उसकी डंडी का प्रयोग करता है। किसानों जो भूमिहीन किसान होते हैं उनको पट्टे पर भूमि देता है। जब और पट्टे में ये वर्णित रहता है कि कितना लगान सुल्तान को किसान देंगे। जब ये स्वीकार कर लेते हैं किसान तो उसे कबूलियत कहा जाता है। तो यानी पूछा जाए पट्टा और कबूलियत प्रथा किसने शुरू की है, तो शेर शाह सूरी ने शुरू की है। इसकी मुद्रा व्यवस्था देखी जाए, मुद्रा व्यवस्था में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इसने पहले से चल रहे घटिया क्वालिटी के मिश्र धातु के सिक्कों को समाप्त कर दिया और शुद्ध सिक्कों को ढलवाया, जिनमें देखा जाए समान मानदंड के समान शुद्ध सिक्के, शुद्ध धातु के सिक्के बने, जैसे चांदी का रुपया, तांबे का दाम तथा अशरफ सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के होते थे, जिसको अशरफी भी बोल दिया जाता है। तो चांदी का रुपया सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ही शुरू किया है। दाम पहले से चलता था।
और अशरफ भी शुरू करता है। चांदी के रुपये तथा तांबे के दाम का विनिमय जो अनुपात था वो 64:1 था, अर्थात 64 दाम बराबर 1 रुपया, 64 दाम बराबर 1 रुपया होता था। इसके समय में 23 टकसालें थीं, यानी मिंट थे। टकसाल का नाम सिक्कों पर अरबी या देवनागरी लिपि में लिखा जाता था। यद्यपि टकसाल का नाम लिखने की प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। जो चांदी का टंका और तांबे का जितल जब शुरू किया था उसी में शुरू कर देता है, इसे लागू रखता है। इसमें याद रखने वाली बात है कि चांदी का जो रुपया है, रुपया नाम सबसे पहले शेरशाह सूरी ही देता है। सैन्य प्रशासन में कुछ खास नहीं है, जैसा मध्यकाल की विशेषता है वैसे रहेगा। तो सुल्तान जो होता है प्रधान सेनापति रहता है, मुख्य न्यायाधीश रहता है, मुख्य प्रशासक होता है। इसने जो अलाउद्दीन खिलजी की घोड़ा दागने की प्रथा थी उसको कठोरता से लागू करता है, तथा हुलिया लिखता है उनका कैसे घोड़े हैं उनकी हुलिया लिखता है, सैनिकों के भी हुलिया लिखता है। आज भी देखो ना, जब भर्ती होती है तो उसमें हुलिया लिख लिया जाता है कि आपका निशान पहचान क्या है। तो जैसे किसी के आँख पर चोट का निशान है, किसी के कुछ है, तो वैसे हुलिया लिखा जाता है। तो हुलिया लिखने की प्रथा को लागू करता है। सैनिकों को जो वेतन देता है, वेतन जागीर के रूप में देता है, नगद वेतन नहीं दिया जाता है। कथन के रूप में बन सकता है कि ये नगद वेतन देता था, नगद वेतन नहीं देता है। नगद वेतन कौन देता था? अलाउद्दीन खिलजी देना शुरू किया था। इसके कल्याणकारी काम देखे जाएं तो कल्याणकारी काम में सबसे महत्वपूर्ण काम इसकी सड़क निर्माण है, जीटी रोड है। तो पंजाब के अटक से बंगाल के सोनार गांव तक इसने सड़क आजम का निर्माण कराया, जिसे आकलैंड जो 1840 में आएगा वो इसको जीटी रोड नाम देगा और इसका फिर से पुनरुद्धार कराएगा। इसके अलावा 3 अन्य सड़कें भी हैं। आगरा से बुरहान तक भी ऐसे ही सड़क बनवाता है, आगरा से चित्तौड़ और आगरा से लाहौर, यानी आगरा को केंद्र मानकर बुरहानपुर, चित्तौड़ और लाहौर तक सड़क बनवाता है। इन सड़कों के किनारे प्रत्येक 2 कोस पर सराय का निर्माण कराता है। ये सराय क्या होती थी कि रुकने की व्यवस्था होती थी। इसमें बाजार व्यवस्था शुरू किया, इसी के साथ सराय में डाक व्यवस्था यानी डाकिया भी बैठता था यहाँ, पुलिस चौकी होती थी और डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई थी। शेरशाह सूरी के साम्राज्य में लगभग 1700 सराय थीं। तो इसके कल्याणकारी कामों में हमने देखा कि सड़क निर्माण कराता है और सड़क के किनारे सरायों का निर्माण जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। कला संस्कृति में देखा जाए, कला संस्कृति में देखते हैं भाषा में कैसे विकास हुआ, उसमें खान पान पहनावे में क्या चेंजेस आए, समाज कैसा था, समाज कैसे बटा हुआ था। तो इतना पूछा नहीं जाता, तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इसमें देखेंगे भाषा के विकास में, भाषा और साहित्य में, तो मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन थे। उन्होंने पद्मावत, अखरावट, कान्हावत तथा आखिरी कलाम जैसी रचनाएं की। और इनकी जो पद्मावत है वो किसमें है? अवधी भाषा में है। इसी का 12 मासा एक भाग है, 12 मासा इसी का एक भाग है, नागमती का वियोग वर्णन वगैरह। कन्नौज में इसने शेरसूर नगर बसाया, कन्नौज में शेरसूर नगर बसाया। सहसराम या सासाराम जिसको बोला जाता है, इसको सहसराम भी कहते हैं, सहसराम या सासाराम। बिहार में इसने अपना अष्टभुजी मकबरा बनवाया। ये तालाब के बीचों बीच में स्थित, इसके चारों ओर तालाब है, बहुत ही सुंदर बना था। अपने आप ही अपने मकबरे का निर्माण करा लिया था। दिल्ली का पुराना किला इसने बनवाया है और इसे किला कोहना, जो दिल्ली का पुराना किला है, इसे किला कोहना मस्जिद भी कहते हैं, इसी में स्थित है। इसी में एक शेर मंडल नामक पुस्तकालय भी स्थापित कराता है। पाटलिपुत्र, ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार है कि पाटलिपुत्र का नाम किसने पटना रखा था? तो इसी ने, शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया। रोहतासगढ़ का किला भी बनवाता है ये, जो पंजाब में स्थित है। ये पश्चिमोत्तर में हो रहे आक्रमणों को रोकने के लिए टोडरमल के निर्देश पर बनवाया था। टोडरमल इसके समय का मुख्य अर्थशास्त्री है। टोडरमल, राजा टोडरमल, यही टोडरमल अकबर के समय में भी रहेंगे और दहसाला व्यवस्था शुरू करेंगे। टोडरमल, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना, 10 वर्षों की औसत
फसल दर, यही आगे चल के जब अकबर लागू करेगा तो इसे दहसाला व्यवस्था कहा जाएगा, यानी 10 साल के आधार पर दहसाला व्यवस्था। फिर शेरशाह के उत्तराधिकारी देखा जाए तो शेरशाह अपने, यद्यपि वो चाहता था कि मेरा बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसका छोटा पुत्र जो जलाल खां था, इस्लाम शाह, उसने आदिल शाह को पराजित करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है। फिर वो 53 तक शासन करता रहता है। 1545 से 1553 तक शासन करता रहता है, लेकिन कठोर होता है। इससे इसके सरदार और अमीर से नाराज हो जाते हैं, फलस्वरूप ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता और सिकंदर सूर जो दूसरा उत्तराधिकारी आता है वह 2 साल तक शासन करता है। इसी के समय हेमचंद्र दिल्ली का सम्राट बन जाता है। ये अंतिम हिंदू शासक था। इसी को 1556 के पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित करके मुगल वंश की फिर से स्थापना होती है। तो आगे की बात हम लोग करेंगे अकबर के समय में।